हाय, आज मेरी जो क्लास है एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 पर अमेरिका में समाज कार्य का इतिहास पर मैं आप सभी लोगों से आपको बता दूं कि अमेरिका में किस तरीके से समाज कार्य का विकास हुआ है। तो अमेरिका में समाज कार्य का विकास का इतिहास इंग्लैंड जैसा ही था। 20वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों तक समाज कार्य का विकास वैसा ही रहा, परंतु इसके बाद 1935 तक समाज कार्य का क्रियाकलापों में थोड़े बहुत परिवर्तन देखने में आते हैं। तो अमेरिका में समाज कार्य का विकास इतिहास जो है उस वो इंग्लैंड जैसा ही था। 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक के वर्षों के दौरान में 1935 में समाज कार्य के क्रियाकलापों को लेकर थोड़े बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। आगे अगर हम बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी को आरंभ से यूरोप में व्यक्तियों की एक बड़ी संस्था ने अमेरिका में प्रवेश किया और वहाँ एक नवीन बस्ती की स्थापना की। तो अमेरिका का प्राचीन बस्तियों की संस्कृति यूरोप की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर आधारित थी और यहाँ के राजनैतिक स्वरूप, आर्थिक क्रियाओं, सामाजिक प्रथाओं, रूढ़ि, धार्मिक दृष्टिकोण के निर्माण में यूरोप की परिस्थिति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो मैं आपसे बताऊं कि अभी तक यहाँ आप लोगों को केवल 2 पॉइंट मिले हैं। एक पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाज कार्य का जो विकास था वो इंग्लैंड जैसा था। वह वर्ष था 1935। और आगे अगर हम बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी के आरंभ से यूरोप में व्यक्तियों की एक बड़ी संस्था ने अमेरिका में प्रवेश किया और वहाँ एक नवीन बस्ती संस्था की स्थापना की। तो अमेरिका की जो प्राचीन बस्ती थी अमेरिका की, वो संस्कृति यूरोप की प्राचीन सभ्यता संस्कृति पर आधारित थी। याद रखिएगा, ये भी चीज़ें जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। समाज कार्य के क्षेत्र में भी उपयोग की बस्तियों ने यूरोप और विशेषकर इंग्लैंड का अनुसरण किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यूके की जो जो भी समाज कार्य में संस्थाएं ओपन की जाती थी या इंस्टीट्यूट बनाए जाते थे, ठीक उसी का इंग्लैंड वालों ने कॉपी कर लेते थे या उसका अनुसरण कर लेते थे। तो अमेरिका के ऐच्छिक एवं राजकीय समाज कार्य का आधार बहुत उन कुछ उन विचारों और व्यवहारों पर है जिनका जन्म और विकास इंग्लैंड में हुआ था। तो समाज कल्याण पर इंग्लैंड का प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि इंग्लैंड के समान अमेरिका में एक ऐच्छिक दान, जिसको आप बोलते हैं प्राइवेट चैरिटी, पर बल दिया था। तो आरंभ में अमेरिका में भी राज्य का केवल जो है संरक्षण करना ही समझा जाता था। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ऐच्छिक दान को अगर लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे तो मैं एक दो पॉइंट बता देता हूँ, आप लोग उसे अपना नोट बना लीजिए। तो इंग्लैंड और अमेरिका के निर्धन सहायता कार्यों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं मिलती थी। तो इंग्लैंड में निर्धन सहायता की पद्धति के अंतर्गत निर्धनों को पुअर हाउस वर्क हाउस में रखा जाता था, जबकि अमेरिका में कुछ बड़े नगरों में ही कुछ भिक्षागृह और सुधार गृह थे। तो अमेरिका में पहला भिक्षागृह जो था वो 1657 में न्यूयॉर्क में खोला गया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका में पहला भिक्षागृह कौन सा है और ये कब खोला गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 20 जो है BCE 2500 के अंतर्गत एक बुक आई थी, दी बुक ऑफ द डेड करके, और इस बुक में ये बातें रखी गई थी कि बीमार, भूखे और आवासहीन निराश्रित की देखभाल समेत एक राजा के कर्तव्य का बखान किया गया था इस किताब में। तो यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं BCE 1750 में, तो बेबीलोनिया में राजा सम्राट हम्मुराबी ने एक न्याय संहिता जारी की जो अपेक्षा करती थी कि लोग ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करें। ये 1710 के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ और 2500 के अंतर्गत मैंने आप लोगों से बात किया। तो दो बातें आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस बुक में क्या थी। जो है सॉरी जो बैबी लोनिया में राजा थे उनकी क्या भूमिका रही है। जो ये बुक थी दी बुक ऑफ द डेड, इसमें क्या बात कही गई थी। BCE के 1200 इज़राइल में
जीविस लोगों को कहा गया कि उनका धर्म आस्था उनसे अपेक्षा करता है कि वे निर्धन, वृद्ध, सुविधा विहीन, विधवाओं तथा अनाथों की सहायता करना। वहीं अगर हम बात करते हैं बीसी 530 में, तो इसमें बुद्ध का जिक्र किया गया है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसे भी, 500 के भी छोड़ दीजिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए BCE 300 में चीन में कंफ्यूशियन घोषित करता है। कंफ्यूशियन घोषित करता है कि मानव जिन द्वारा एक दूसरे से बंधे हैं, जिनकी अभिव्यक्ति अभाव में एक दूसरे की सहायता के सामाजिक कार्यों के माध्यम से होती है। अगर हम बात करते हैं तो BCE में 300 में जो है सम्राट अशोक के बारे में जिक्र किया गया। इन्होंने कहा कि मानव तथा पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालयों का बंदोबस्त करना, तो इसके बारे में यहाँ पर मिलता है देखने को। अगर हम BC में बात करते हैं तो रोमन परंपरा, जिसमें धनार्थ सभी नागरिकों को मुक्त और कम दान पर अन्न प्रदान करते हैं, सुस्थापित करने की जो प्रतिक्रिया संचालित हुई थी अमेरिका में, वो BCE 100 के दौरान में की गई थी। बाकी यहाँ पे जो CE 30 लिखा हुआ है, ईसाई शिक्षा के अनुसार बताया गया है। और 400 में अगर हम बात करते हैं तो भारत में निर्धनों और अक्षम हेतु चिकित्सालयों या आश्रय प्रदान करने की सुविधा स्थापित की गई। 542 में जो है भारत समान चिकित्सालय संपूर्ण चीन तथा मध्य पूर्व में स्थापित है और यह यूरोप में फल है। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये ऊपर के जो मैंने ये पॉइंट बताया है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1215 इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र मानवाधिकार स्थापित करता है, किंतु मात्र अभिजात्य यानी अभिजात्य वर्ग हेतु। आगे अगर बात करते हैं तो 1248 आंशिक रूप से जो है ब्यूबोन के प्लेग के कारण, जिससे आबादी के लगभग 1/3 भाग को मार डाला, यूरोपीय सामंतवाद निर्धनों को आर्थिक रूप से और अधिक आहत करते हुए ध्वस्त होना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक मैग्ना कार्टा आप ध्यान रखिएगा, अभिजात वर्ग का मतलब होता है कुलीन वर्गों के लिए स्थापित किया गया था, 1215 में इंग्लैंड में था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं 1348 इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 1531 है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वृद्ध और अक्षम व्यक्तियों को अपने पड़ोस में भिक्षाटन हेतु अनुमति देते हुए इंग्लैंड का प्रथम निर्धन राहत प्रदान जारी किया गया था। तो अमेरिका का मैंने अभी आपको बताया भी है, तो अमेरिका का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंग्लैंड का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यूयॉर्क में खोला गया था अमेरिका का पहला भिक्षाटन, जो था अमेरिका का 1657 का। 1531 की अगर हम बात करते हैं तो ये था कहाँ का, इंग्लैंड का था। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601 के अकॉर्डिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो एलिजाबेथन निर्धन कानून स्थापित किया गया, 200 वर्षों तक चलाने वाले क्रियान्वित होने पर यह एक प्रारूप जिस पर उपनिवेशीय अमेरिका कानून आधारित था और प्रदान करने पर उन्होंने लोगों से अपने समुदायों में आश्रित व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों को संबल एक प्रकार का समर्थन है, एक प्रकार का टेक्निक है सोशल वर्क का, ये प्रदान करने हेतु कराधान किया और शारीरिक सक्षम निर्धन को जो है बेरहमा से, यानी मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कठोर, बेरहमी का मतलब आप कठोर की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो ये बात थी 1601 में। तो एलिजाबेथन कानून 1601, और दूसरी बात ये कि एलिजाबेथन कानून को ही 43 एलिजाबेथन भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में समाज कार्य का इतिहास को लेकर, तो यहाँ पर मैं आपसे बताऊं कि एक बारकर नाम है, 1999 में मील का पत्थर कहा गया, जो समाज कल्याण और समाज कार्य का विकास हुआ था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। 1624 में अगर हम बात करते हैं वर्जीनिया कॉलोनी अक्षम सैनिकों और नाविकों की ज़रूरतों के लिए कानून का स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? जहाँ पे का क्या नाम है, सैनिकों और नाविकों को लेकर, ठीक है, और ये कानून स्थापित किया गया था 1624 में, याद रखेंगे।
आगे बात करते हैं 1642 में, तो एलिजाबेथी निर्धन कानून पर जो है प्रारूपित ऐसा प्रथम विधान रहा जो नई दुनिया या नव विश्व में प्लाईमाउथ कॉलोनी को लागू किया। तो प्लाईमाउथ कॉलोनी कब लागू हुई अमेरिका में? तो 1642 में याद। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर हम बात करते हैं 1650 में, स्वानुशासन, मितव्यापिता और कठोर श्रम पर प्रबल के साथ बेरोजगार या परिश्रमित व्यक्तियों पर ध्यान देने हेतु उनके या इसके दृष्टिकोण को अपनाने वाले को न्यायसंगत ठहराते हुए प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स प्रसिद्ध हो गया। ये अगर आपसे पूछ लेता है प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स कब हुआ प्रसिद्ध, तो 1650 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1692 भी इम्पोर्टेंट है कि मैसाचुसेट्स ने इस प्रावधान के साथ एक गृहहीन बच्चों को उन या अन्य परिवारों के साथ रखा जा सके जो एक अवधि के लिए काम के लिए उन्हें चाहते हैं, जिससे उनकी देखभाल की जो है अदायगी हो सके। दास्ता इकरार नामा लागू किया गया। तो दास्ता इकरार नामा लागू किया गया, कब लागू किया गया? तो याद रखिए 1992 में। मैसाचुसेट्स के इस प्रावधान में जो बताया गया इकरारनामा में, दास्ता इकरारनामा में गृह विहीन बच्चों के लिए बताया गया। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब आपको बता दें 1776 इम्पोर्टेंट नहीं है। 1787 आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर बात इसलिए कही गई है कि सामान्य कल्याण प्रोन्नयन के लेकर और संयुक्त राज्य संविधान जो है सांघीकृत हुआ, तो अमेरिकी राजनीतिक संवाद ने समाज कल्याण की गतिविधियों पर ये 1787 में एक्टिविटी पर काम किया था। 1813 भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कारखाना मालिकों से अपेक्षा करते हुए कि उन बच्चों को जो उनके लिए काम कर रहे हैं, पढ़ना लिखना, अंकगणिती का शिक्षा जो है कनेक्टिविटी में बाल श्रम कानून को पारित किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक शब्द यूज़ होता है 3R। तो 3R किस वर्ष में लाया गया अमेरिका में? तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 1813 में। 3R का मतलब है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। तो इन 3R को इसका प्रयोग किया गया। आगे अगर हम बात करते हैं जो है 1830 में, तो नागरिक अधिकारों, स्वास्थ्य और वसीजन तथा महिलाओं के कल्याण के संबंध में विमर्श प्रारंभ करने के लिए दी नेशनल नीग्रो सम्मेलन का समागम हुआ था। तो ये अगर पूछता है आपसे कि दी नेशनल नीग्रो सम्मेलनों का समागम होता है अमेरिका में कब, तो आप ध्यान रखिएगा 1830 में उत्तरी अमेरिका में ये चीज़ हुआ था। 1843 की अगर मैं बात करूं, तो गरीबों की दशा में सुधार हेतु न्यूयॉर्क एसोसिएशन स्थापित किया गया। ये भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देखिए कि तदंतर विद्यालयों में नदारती यानी कि आप कह सकते हैं अनुपस्थिति स्वानुशासित बनने और गरीबी समापन हेतु कार्य आचार्य संहिता विकसित करने के मार्ग या उपायों द्वारा गरीबी दूर यानी समाप्त या उन्मूलन करने पर अपने प्रबलनों का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट या एक प्रकार से पुनर्बलन हेतु या इसे अनुकृत किया गया था। कब ये वर्ष था? तो 1843। ये वर्ष थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, न्यूयॉर्क एसोसिएशन क्योंकि स्थापित किया गया था। 1848 की बात अगर हम करते हैं, तो मतदान तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसर की प्राप्ति हेतु स्त्री अधिकार की स्थापना। आपने नीला डेनिनल्ली का नाम सुना होगा। ये 1848 के तहत में आती हैं। ठीक है, तो नारीवादी को यहाँ पर जो है बताया गया एक प्रकार से सशक्तिकरण को लेकर। आगे अगर हम बात करते हैं 1870 में, तो इस दृष्टिकोण को समर्थन देते हुए गरीबी मानवीय दशा का एक प्राकृतिक भाग था तथा गरीब की सहायता ने उन्हें आलसी बनाया। सामाजिक डार्विनवाद प्रभाव अर्जित था। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 1874 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और दान संगठन समिति, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा अमेरिका की। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। दान संगठन समिति 1877। अब इसमें क्या चीज़ें थी आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि मौलिक रूप से असुविधाग्रस्तों में व्यापक निजी और धार्मिक प्रत्युत्तरों की व्यवस्थित तथा संगठित करने के लिए विकसित हुई थी। ये 1877, इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। और बर्नार्ड ने
प्रत्येक को अपने सहारे खड़ा होने का अवसर भी प्रदान करने में जो है एक दर्शन था, और उनके साथ जो सहायता या अनुदान की प्रार्थना भी करते थे। मेरे कहने का मतलब ये है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1877, तो इसी में बेसिकली जो किया गया था, आप ध्यान रखेंगे 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की हेम्फ्री गुटरिन का नाम जो इम्पोर्टेंट है। अगर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इंग्लैंड की पूछी जाती है तो 1869 याद रखना आप सभी लोग, गेसलमेंट का नाम, ठीक है। ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है समाज की उत्पत्ति जर्मनी के एक एल्बरफ्रेड में हुई थी 1877 में, और उसी के आसपास बेफेलो न्यूयॉर्क में फैल गई थी। यह विश्वास था कि राहत ने निर्भरता को बढ़ावा दे तो सोसाइटी बनाने का आधार बना। तो प्रत्यक्ष राहत देने के बजाय समाजों ने गरीबों के चक्र को संबोधित किया। तो एक नेबरहुड चैरिटी आगंतुक ने व्यक्तियों और परिवारों को कड़ी मेहनत और मित्य व्यापकता के मूल्यों को सिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए COS ने केंद्रीकृत रिकॉर्ड और प्रशासनिक सेवाओं की स्थापना की थी, और ये वस्तुनिष्ठ जांच थी, पेशेवर प्रशिक्षण पर ये प्रकार से ये बल दिया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो 1886 में अगर, तो यहाँ पे कामगार वर्ग के पड़ोस में आवासों की स्थापना द्वारा सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच की दूरी को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ यूके के प्रारंभिक प्रयासों पर जो है प्रारूपित प्रथम US आवासन गृह को स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा 1986वां वर्ष था। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1895 आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक समाज कार्य के संस्थापक केंद्र के रूप में मान्य शिकागो के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गरीबों के साथ कार्यरत व्यक्तियों के लिए व्याख्यान मुहैया कराना प्रारंभ कर दिया गया था। कब से? 1895 में। और ये कहाँ पर? शिकागो का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर ऑफ, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं 1990 में जो सामाजिक कार्यकर्ता आप लोग जाने जाते हैं, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो साइमन पेटेंट के द्वारा ये अभी जो है आविष्कृत हुआ, एक प्रकार से दिया गया, और इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं 1915 के बारे में, तो आप सबको पता है दान को लेकर एक बल्टीमोर सभा हुई थी। उस बल्टीमोर सभा में 1915 में अब्राहम फ्लेक्सनर ने ये घोषित किया था कि समाज कार्य अभी भी एक वृत्ति व्यवसाय नहीं है, क्योंकि इसमें ज्ञान के लिए एक लिखित निकाय और शैक्षिक रूप से संचरणीय प्रविधियों की कमी है। यही कारण है कि यह समाज कार्य व्यवसाय अभी नहीं हुआ है। बात करते हैं 1915 के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिगमंड फ्रायड के कार्यों से प्रभावित हुए थे 1917 में मैरी रिचमंड ने, और मैरी रिचमंड ने इनसे मोटिवेट हुए, और आप ये समझ सकते हैं कि उन्हीं के आधार पर मैरी रिचमंड ने सन 1917 में सोशल डायग्नोसिस एक किताब लिख दी थी। 1922 में व्हाट इज सोशल वर्क और फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क, और फ्रेंडली विजिटर करके अमंग अभी हाल ही में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया था 2021 में। तो मैं आपको बता दूं कि ये 1899 का है, फ्रेंडली जो विजिटर की बुक है, ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं 1933 में, तो 1933 की बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी को जवाब देते हुए संयुक्त राजाध्यक्ष राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकियों हेतु महत्व सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में न्यू डील यानी नौ समझौता को घोषित किया। तो नौ समझौता किसने घोषित किया है? तो ये याद रखना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और कब किया था? गरीबों और बेरोजगारी के लिए, तो 1933 में किया था। 1950 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न बनता है। दी सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 में संशोधन हुआ 1950 में, और इसमें ये बातें कही गई कि बच्चों और उन संबंधियों जिनके साथ ज़रूरतमंद बच्चे रह रहे हैं उन्हें इसमें समाहित किया जाए, और अस्थायी रूप से
तथा पूर्णतः अक्षम व्यक्तियों की सहायता दी जाए। आगे अगर हम बात करते हैं 1955 में, तो आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन को जो है स्फूर्तिगत करते हुए रोसा पार्क्स, एक अश्वेत काली महिला, मॉन्टगोमरी जो है अलाबामा अलाबामा में एक बस के पीछे जाने से इनकार करती है। हालांकि ये 1955 आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 1960 मैंने आप लोगों से कई बार बता चुका हूँ कि नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क के बारे में, और एक अमेरिकन एसोसिएशन सोशल वर्क है जो 1920 का है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। बाकी TISS के बारे में आप जाते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस के बारे में 1936 में टाटा रतन दादा भॉय करके इनका नाम आता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1664 के बारे में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंडन बी जॉनसन दी ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम स्थापित किया था। सिविल राइट्स एक्ट था 1965 में, और ये किसके अकॉर्डिंग मिला था? लिंडन बी जॉनसन के अकॉर्डिंग बात करेगा। 1965 में जो है मेडिकल एक देख रेख था या मेडिकल केयर था, देखभाल थी, जिसमें वृद्ध अमेरिकों की ज़रूरतों और बाल शिक्षा मुहैया कराने के लिए अधिक ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम स्थापित हुई थी। 1990 में दी अमेरिकन विथ डिसेबिलिटी एक्ट था। 15 से अधिक व्यक्तियों को सेवायोजित करने वाले किसी व्यापार में अक्षम व्यक्तियों के विरुद्ध भेद करने को गैर कानूनी बनाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं 1990 में, तो दी रियान वाइट कॉन्फ्रेंस एड्स रिसोर्स इमरजेंसी एक्ट था, जो HIV एड्स से संबंधित था। निरोध, हस्तक्षेप, उपचार और सामुदायिक नियोजन हेतु निधि का मतलब धन मुहैया कराता था 1990 में। 1996 की बात करते हैं, राष्ट्रपति क्लिंटन दी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ रिकन्सिलिएशन एक्ट था, जो गरीब व्यक्ति के लिए अनेक अधिकारदायी कार्यक्रमों को निषिद्ध और बहिष्कृत करते हुए यह एक प्रकार से स्थापित किया गया था कानून को, और इस पे हस्ताक्षर किया था किसने? तो ध्यान रखिएगा, जो है क्लिंटन ने। और क्या है ये? एक प्रकार का एक्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ का, ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कनाडाई से है, तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, यहाँ पर आप छोड़ दीजिए इसे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1935 में प्रथम बेरोजगारी बीमा विधान था, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और 1940 में जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक्ट लाया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1943 इम्पोर्टेंट नहीं है। 1944 दी नेशनल हाउसिंग एक्ट था, जिसको राष्ट्रीय आवास अधिनियम स्थापित किया गया 1944 में। 1945 इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो है 1985 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1990 भी, और 1995 1995 नहीं, 1995 इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अगर आप बात करते हैं तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से PWD है वो, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1925 में जो है सेंटेगियो डी चिले, ठीक है, डी चिले ने प्रथम स्कूल ऑफ सोशल वर्क यानी समाज कार्य विद्यालय का सृजन किया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, प्रथम। तो कब? 1925 में। 1930 में प्रथम वृत्ति का मतलब होता है व्यवसाय समाज कार्य पाठ्यक्रम जो है प्रदान किया गया 1930 में दी स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, यानी समाज कार्य का विद्यालय का जो सृजन करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रस्ताव अर्जेंटाइन सोशल म्यूजियम में अर्जेंटाइन सामाजिक संग्रह में स्वीकार किया गया था 1930 में। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 1945 में चिले में सामाजिक सेवा का प्रथम पैन अमेरिकी सम्मेलन हुआ था। यहाँ पाठ्यक्रम के मानकों का निर्धारण किया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ 1976 इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये आपको बता दूँ अर्जेंटीना के बारे में, यहाँ पे जो अर्जेंटाइन है 1978 में दी अर्जेंटाइन काउंसिल ऑन सोशल सर्विस एजुकेशन को सृजित किया गया था। तो ये थोड़ा सा फैक्ट के रूप में आप इसे ध्यान रख सकते हैं। कुछ किताबें हैं, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने ये शैक्षिक दान के बारे में आप लोगों को बताया है
कि अमेरिका में जो है पहला भिक्षागृह जो है 1957 का है, न्यूयॉर्क में खोला गया था। और इंग्लैंड में व्यक्तिगत दान की सहायता के निर्धनों की सहायता चिकित्सालयों आदि के माध्यम से दी जाती थी या की जाती थी। भिक्षागृह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अमेरिका में 1657 है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट है ना, 1657 में। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ से नोट करिएगा। जो है पारस्परिक मेलजोल बढ़ाने के लिए चार्ल्स बी स्टोवर ने नेबरहुड गिल्ड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी की स्थापना 1887 में की थी, जिसे आज यूनिवर्सिटी सेटलमेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि मैं इसके बारे में ब्रीफ चर्चा करूंगा जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास पढ़ाऊंगा। तो कालांतर में जो है 1889 में जेम्स एडेंस का, ये आप स्टार लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने इनके संरक्षण में हाउस्टेड स्ट्रीट की एक हल हाउस स्थापना किया था। हल हाउस कब लाया गया? तो जेम्स एडम्स के द्वारा, और ये 1889 में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, कुछ एक्ट हैं जो संगठन के रूप में जाने जाते हैं। 1904 में नेशनल चाइल्ड लेबर कमेटी को जाना जाता है। 1899 में नेशनल कंज्यूमर लीगल जो है लीग के रूप में जाना जाता है। और आपको पता होगा कि इसी समय मैरी रिचमंड ने फ्रेंडली विजिटर की एक किताब भी लिखी थी। 1876 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी की बात करता है एक प्रकार से। और 1895 में नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका में अभी ये MPPSC का प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है निर्धनों की स्थिति में सुधार के लिए संघ था, अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी था, और चैरिटी सोसाइटी मूवमेंट था, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, COS वही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आंदोलन को अमेरिका में बफेलो यानी न्यूयॉर्क के लोगों के द्वारा पेश किया गया, जो 1870 के दशक में लॉक डिप्रेशन के कारण विस्तारित विनाश के बारे में गहराई से चिंतित था। और एक एपिस्कोपल रेक्टर रेव स्टीफन हेम्फ्रेस गुटेरिन के द्वारा ये चीज़ें लाई गई थी। तो गुटेरिन मैं आप लोगों को कई बार नाम लेकर बोलता भी हूँ। और आगे अगर हम बात करते हैं, अमेरिकन सिविल जो लिबर्टीज़ यूनियन है, जिसको हम संघ के नाम से जानते हैं, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो इसमें रोजर्स के द्वारा स्थापित किया गया ये, और 1920 में न्यूयॉर्क शहर में ये जो है स्थापित हुआ। बॉल्डविन और अन्य चैंपियन के लिए ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में इसको स्थापित किया था, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन को। ध्यान रखेंगे इसे। आगे अगर हम बात करते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है आंदोलन है, ये मोमेंट है। ये 19वीं सदी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में चैरिटी संगठन आंदोलन उभरा। और यह आंदोलन प्राप्तकर्ता के परिस्थितियों की जांच के लिए बिना अंधाधुंध दान का अभ्यास करने वाले दान के प्रसार की प्रतिक्रिया के रूप में ये विकसित हुआ था 1877 में। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक नाम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैरी रिचमंड का, जो फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर्स के बारे में बात किया है 1899 में। और दूसरी चीज़ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन द शैडो ऑफ द पुअर हाउस के सोशल हिस्ट्री ऑफ वेलफेयर इन अमेरिका के बारे में। तो कर्टिस माइकल का ये चीज़ें दी गई है इनके द्वारा, याद रखेंगे दोनों। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर ये है कि, एक मिनट, समाज का मानना था कि गरीबों के पीछे समस्याओं की जांच किए बिना दान देने से नागरिकों का एक वर्ग बन गया है जो हमेशा देने वाले भिक्षा पर निर्भर रहेगा। समाज की उत्पत्ति जर्मनी के एल्बर फेल्ड में हुई थी 1877 में। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। और उसके बाद नाइट्स जो है हैस्पी टायलर के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने गिरावट में गिरने से पहले मध्य युग में तुर्कों से लड़ाई लड़ी। और 1888 में क्वीन विक्टोरिया द्वारा ऑर्डर ऑफ शिवालरी के रूप में पुनर्जीवित किया गया था, और जिससे लोगों की प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित करने के लिए 1877 में सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन का गठन किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1877 में। आगे हम बात करते हैं हेम्फ्री गुटरिन के बारे में। ये गुटरिन है, ठीक है, और इन्होंने 1877 में अपनी ऊर्जा तब जारी किया
जिन्होंने बुफेलो में COS यानी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की जब पहली बार इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट थे जो अमेरिका के इतिहास में थे, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब आज शाम की जो क्लास होने वाली है आप सभी लोगों की, वो समाज कार्य की प्रक्रिया पर होगी और आपकी प्रकृति पर होगी। इन दोनों की क्लास होने के बाद मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस यानी मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ इसी यूनिट नंबर 1 से। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग।